हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। उसमें फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए की किन वैल्यूज के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये जो नीचे दो इक्वेशन दी गई हैं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, ऐसी ए और बी की, यहाँ पर जो ए और बी है, ऐसी ए और बी की वैल्यू निकाले यहाँ पर जिनसे इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट आए, मतलब इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए। ऐसी कौन सी है वो ए और बी की वैल्यू? भाई ए और बी की जगह हम ऐसे क्या क्या वैल्यू पुट करें कि दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट आए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आते हैं दो इक्वेशन के? जब ये वाली चीज होती हो, यानी ये तीनों रेशियो हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इज इक्वल टू c1 by c2, यानी ये तीनों रेशियो आपस में बराबर आती हो, तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। और हमसे कहा गया है कि ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालिए जिनसे इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला केस लेकर चलेंगे इनफाइनाइट वाला, और हम आगे चलते जाएंगे और हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या? क्योंकि कहा गया कि भाई इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने चाहिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट वाला ये केस लेकर चलेंगे, तीनों रेशियो को बराबर लेकर चलेंगे और आगे चलते जाएंगे, ए और बी के अंदर इक्वेशन आ जाएंगे, फिर उनको सोल्व कर देंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू पुट करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 क्या होता है, ये आपको पता है। a1 b1 c1 होते हैं पहली इक्वेशन के अंदर। पहली इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। दूसरी इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट टर्म इज c2। ये आपको पता है। a1 है x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन के अंदर 2 डिवाइड बाय a2, x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के अंदर। x का कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, वो x के साथ यहाँ पर a माइनस बी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर a माइनस बी इसका कोफिशिएंट हो गया। मैंने यहाँ पर जो है ब्लू कलर से अलग है वो कोफिशिएंट लिख रखे हैं और रेड कलर से वेरिएबल लिख रखे हैं। ये आपको अलग से दिख जाएगा कि कोफिशिएंट कौन से हैं। तो ये कोफिशिएंट है यहाँ पर x और y के, ठीक है। तो यहाँ पर x कोफिशिएंट है a माइनस बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स b1 by b2। b1 है हमारे पास 3 और b2 हमारे पास a माइनस बी। सॉरी, यहाँ पर दोनों बार a माइनस बी नहीं था, यहाँ पर a प्लस बी था, a प्लस बी है यहाँ पर, ठीक है। 2 by a माइनस बी, 3 by a माइनस बी, यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू c1 by c2। तो c1 हमारे पास 7 और c2 है 3a प्लस b माइनस 2। कई बुक्स में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, c1 माइनस 7 मिलेगा और ये c2 है इसके आगे माइनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले 7 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, फिर इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो दोनों जो ये चीजें हैं ये माइनस हो जाती हैं, ठीक है, और वो माइनस लिखते हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम क्या करते हैं, जब हम चेक कर रहे होते हैं भाई इनका सोल्यूशन किस प्रकार आएगा, यानी इनफाइनाइट नो सोल्यूशन, इस केस में चाहे आप c1 को उधर रख लो, यानी कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में रख लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मान लो इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी माइनस, वो माइनस से माइनस कैंसिल होकर सेम वही बच जाएगा जो हमने लिखा था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर आप किसी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, तब आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि सभी टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास तीन टर्म्स आ गई, कौन कौन सी आ गई, ये तीन रेशियो आ गई इक्वल। यहाँ पर हमने a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इज इक्वल टू c1 by c2 पुट कर दिया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अब देखो एक बार तो मैं पहले दोनों को इक्वल पुट कर दूंगा, वहां से एक इक्वेशन बनाएंगे a और b के अंदर, एक बार मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल पुट कर दूंगा, वहां से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इसके अंदर a और b के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये इन दोनों को इक्वल पुट कर रहा हूं, तो 2 by a माइनस b इज इक्वल टू 3 by a प्लस b, इन दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल पुट कर रहा हूं, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को, तो ये आ गया 2 by a माइनस b इज इक्वल टू 7 by 3a प्लस b माइनस 2। ये एक बार इनको इक्वल पुट कर दिया मैंने, एक बार इनको इक्वल पुट कर दिया। अब हम यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे और एक यहां से बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो पहले यहां से बढ़ाते हैं, यहां से कैसे बढ़ती है इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो 2 की a प्लस बी से करेंगे तो 2 की a से भी होगी और b से भी होगी, तो 2a प्लस 2b और इज इक्वल टू 3 की a माइनस b से करेंगे तो 3a माइनस 3b। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इस 3a को इधर ले आएंगे तो 2a माइनस 3a, माइनस का a बचेगा, ये माइनस का 3b इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3b और प्लस का 2b हमारे पास पहले से ही है, तो प्लस का 5b आ जाएगा और उधर बच गया 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है स्टूडेंट्स। दूसरी इक्वेशन आएगी यहाँ से, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। 2 की करेंगे 3a से तो 6a, 2 की होगी b से तो 2b और 2 की करेंगे माइनस 2 से तो माइनस 4 इज इक्वल टू 7 की a से 7a और 7 की माइनस b से माइनस 7b। सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं, 6 से पहले से ही था, माइनस 7a और आ गया, 6 से माइनस 7a माइनस का a, 2b ये माइनस 7b इधर आकर प्लस का, तो 2b प्लस 7b 9b और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दूसरी आ गई। a और b के अंदर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व कर दो, a और b की वैल्यू आ गई और हमें a और b की वैल्यू ही निकालनी थी। देखो हमने क्या किया है, इक्वल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो हम इनफाइनाइट वाला केस लेकर चले, तीनों रेशियो को बराबर पुट किया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। वहां से हमने जो है पहली दोनों रेशियो को बराबर पुट किया, उससे एक इक्वेशन आ गई और फिर फर्स्ट और थर्ड रेशियो को बराबर पुट किया, वहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन आ गई वो a और b के अंदर आ गई। अब हम इनको किसी भी मेथड से सोल्व कर दो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इवन आप ग्राफिकल से सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, a और b की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इक्वेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि भाई आप इस मेथड से कीजिए, कहीं भी मेंशन नहीं है, आपने क्या रखा है बस a और b की वैल्यू निकालो, किसी तरह से निकालो, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई इस मेथड से निकालो, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को, किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इस सेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझा देता हूं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन है मेरे पास, माइनस a प्लस 5b और इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं हम इनको भी सोल्व। देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये a वाली टर्म है, b वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हम लिख सकते हैं प्लस में, यानी कोई नहीं है, यानी 0 यहाँ पर, ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, सबसे पहला स्टेप ये चेक करते हैं कि क्या सभी लेफ्ट हैंड साइड में है सभी टर्म्स। देखना यहाँ पर भी सभी लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर भी सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, एक्स वाली भी, वाई वाली भी और कांस्टेंट टर्म भी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एक्स, थोड़ी सी जगह में वाई और फिर उसके बाद में 1 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे b1 b2, b1 हमारे पास 5, b2 हमारे पास 9, c1 c2, c1 है 0, c2 है -4, a1 a2 -1 अगेन b1 b2 5 और 9। ये मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने सभी की वैल्यू पुट कर दी, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और अगेन b1 b2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं, x के नीचे क्या आएगा, जिन दोनों कॉलम्स के बीच में x है उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इस कॉलम के और इस कॉलम के बीच में है तो इन दोनों कॉलम्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, देखो x इन दोनों के बीच में तो x के नीचे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y के नीचे इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 के नीचे इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 1 इन दोनों के बीच में है, जिन दोनों के बीच में हो, जिन दोनों कॉलम्स के बीच में उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो x इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखना स्टूडेंट्स, 5 की -4 से करेंगे तो -20, ये माइनस फॉर्मूले के अंदर एक लगाना हमें यहाँ पर खुद से, हर एक स्टेप में यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 9 और 0 की मल्टीप्लाई 0। यहाँ पर y के नीचे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -1, ये माइनस आपको खुद से लगाना है, -1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 भाई 0, ठीक है, और -4 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 4, लेकिन ये माइनस पहले से ही था और ये +4 है तो ये माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पर 1 के नीचे -1 और 9 की मल्टीप्लाई -9, ये माइनस आपको खुद से लगाना है स्टूडेंट्स, और -1 और 5 की मल्टीप्लाई -5, एक -5 वाला माइनस और एक ये माइनस था, दोनों मिलकर प्लस के हो गए तो प्लस का 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ से x और y की वैल्यू, x और y नहीं है भाई आपकी बार, a और b है हमारे पास। देखो a और b के अंदर इक्वेशन है तो हम यहाँ पर a और b लिखेंगे, यहाँ पर भी a और b लिखेंगे,
ये क्योंकि हम सभी इक्वेशन अब तक x और y में सोल्व करते आए हैं तो मैंने यहाँ पर x और y लिख दिया, लेकिन यहाँ पर देखना कि भाई किस वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है। यहाँ पर आपके पास x और y के अंदर नहीं है, a और b के अंदर है, तो यहाँ पर भी a और यहाँ पर b, यहाँ पर भी a और यहाँ पर b, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो देखना a की वैल्यू निकालेंगे जब a वाली रेशियो को 1 वाली रेशियो के बराबर पुट कर देंगे। 1 वाली का मेरे यहाँ से मतलब कांस्टेंट रेशियो से, ये x वाली टर्म है, ये सॉरी a वाली टर्म है, ये b वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो क्योंकि इसमें सभी कांस्टेंट है, इसके अंदर b वेरिएबल है, इसके अंदर a वेरिएबल है, ठीक है। तो यानी पहले a वाली जो रेशियो है उसको कांस्टेंट रेशियो के बराबर पुट करेंगे, यानी 1 वाली रेशियो के बराबर पुट करेंगे, तो वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। b वाली रेशियो को जब इसके इक्वल पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं, a बाई -20 इज इक्वल टू 1 बाई -9 + 5 -4। मैंने क्या किया है स्टूडेंट से, जब a की वैल्यू निकालेंगे ना तब a वाली रेशियो और कांस्टेंट रेशियो यानी 1 वाली रेशियो को बराबर पुट करेंगे, b वाली को छोड़ देंगे। मैंने देखो a वाली को और 1 वाली को बराबर पुट कर दिया, ये -9 + 5 की जगह -4 हो गया। अब जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो b वाली रेशियो को 1 वाली रेशियो के बराबर पुट कर दूंगा, वहां पर हम a वाली रेशियो को छोड़ देंगे। a की वैल्यू निकालेंगे जब b वाली रेशियो को छोड़ देंगे, b की वैल्यू निकालेंगे जब a वाली रेशियो को छोड़ देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, और a और b की वैल्यू ही निकालनी है हमें क्वेश्चन के अंदर, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना यहाँ से कैसे निकलेगा, ये -20 इधर डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20। a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 5, a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये -4 उधर जाकर मल्टीप्लाई में, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5 और b की वैल्यू आ गई 1। हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। ये a और b की ऐसी वैल्यू है जिनको हम उन इक्वेशन में जो स्टार्टिंग में दी गई थी उनमें पुट करेंगे तो हमारे पास उन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इनफाइनाइट वाला केस लेकर ही चले थे, a1/a2 b1/b2 c1/c2, उसी केस में ये वैल्यू आई है, उसी केस को लेकर चले हैं तो ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ये है स्टूडेंट्स आपके सामने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके अंदर क्या कहा गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, अब की बार कांस्टेंट के है, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आए, मतलब ऐसी के की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिनसे इन इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं आए, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं आए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन था तो उसमें हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस लेकर चले थे। अब की बार नो सॉल्यूशन है तो हम नो सॉल्यूशन वाला केस लेकर चलेंगे और वहां से के की वैल्यू निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन से भी इजी है ये, तो पिछले में हमारे पास दो चीजें थी, ए और बी, उन दोनों की वैल्यू निकालनी थी, तो वहां से हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ी, उनको सोल्व करना पड़ा। इसमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू आ जाएगी, सीधी इनकी हम जो है के से लेकर चलेंगे, वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। ए की अब की बार के, तो यहाँ से के की वैल्यू सीधी आ जाएगी। उसके अंदर हमारे पास दो थे ए और बी, तो वहां से हमें थोड़ा इक्वेशन बनाकर सोल्व करना पड़ा। अब की बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा। तो क्या कहा गया है कि नो सॉल्यूशन का केस आए, मतलब इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आए, ऐसी के की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन का केस लेकर चलेंगे, वहां से के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन कब आता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो, बट ये दोनों c1/c2 के इक्वल ना हो, यानी ये रेशो पहली दोनों रेशो बराबर हो लेकिन वो तीसरी के बराबर ना हो, ठीक है। यानी ये जो केस आए तो नो सॉल्यूशन का केस होता है, तो हम ये लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन का केस, वहां से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले a1/a2, a1 स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट, अगेन मैंने यहाँ पर जो है कोफिशिएंट्स को मैंने ब्लू कलर से लिखा है और जो वेरिएबल है x y उनको मैंने रेड कलर से लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखना ये तो कांस्टेंट आपको पता ही है अलग से, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट 3, तो a1 हो गया 3, यहाँ पर 2k-1, तो 2k-1 इज इक्वल टू b1/b2, b1 का यहाँ पर 1 है y का कोफिशिएंट, यहाँ पर k-1 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि नो सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन में यहाँ पर नॉट इक्वल टू आता है c1/c2, नो सॉल्यूशन, तो 1/2k+1 ये आ गया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू वाले की, हम पहली दोनों रेशियो को बराबर लेकर चलेंगे, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी और हमें के की वैल्यू ही निकालनी है। तो इन दोनों को बराबर लेकर चलेंगे, ये दोनों बराबर हैं। अब यहां से इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट, कैसे, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 × k-1 3 × k-1 इज इक्वल टू 1 × 2k-1,
इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यही क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी स्टूडेंट्स। अब इसको अंदर लेंगे तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इस 2k को इधर ले आएंगे स्टूडेंट्स तो 3k माइनस 2k k बचेगा, और इस माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या था माइनस 3 था, माइनस 3 प्लस का 1 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 2। k को उधर ले गए, सॉरी 2 को उधर ले गए, प्लस का हो गया तो k की वैल्यू होगी 2। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन के अंदर कोई k दिया गया था, उसकी वैल्यू निकालनी थी। बस कंडीशन ये थी कि k की ऐसी वैल्यू निकालिए जिससे इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आए, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए। तो वहां पर हम नो सॉल्यूशन वाला केस लेकर चले, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वहां से हमने a1/a2 और b1/b2 जो पहले दोनों रेशियो बराबर थी वो लेकर चले, क्रॉस मल्टीप्लाई की और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और k की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट से 2। कितनी आ गई 2। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट से इस सेकंड इक्वेशन कंप्लीट होता है, थर्ड इक्वेशन और करते हैं इस वीडियो के अंदर। थर्ड इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या है, थर्ड इक्वेशन के अंदर आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि इसको भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों मेथड से सोल्व कीजिए। दो इक्वेशन दी गई हैं और कहा गया है कि इसको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से सोल्व कीजिए। दोनों मेथड हम पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर पढ़ लिया था, और इस एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है। तो हम दोनों मेथड कर चुके हैं, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। फिर से हमारा रिवीजन हो जाएगा दोनों मेथड्स का, हम उनको सोल्व करते हैं। दो इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट्स हमारे पास। पहली इक्वेशन है 8x + 5y = 9। पहली इक्वेशन हमारे पास ये दी गई है। दूसरी इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट्स से 3x + 2y = 4। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है 3x + 2y = 4। इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। दोनों मेथड से हमें सोल्व करना है। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या करना पड़ेगा, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं पहले ही कर देता हूं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो मैं पहले ही इनको ऐसे लिख देता हूं, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 9 इधर राइट हैंड साइड में था, इधर ले आया मैं माइनस का हो गया। 4 को भी मैं इधर ले आता हूं तो ये भी माइनस का हो जाएगा। मैं इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं, पहले सोल्व करते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि से हम इनको हल करते हैं। तो देखना स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे के टर्म्स के अंदर और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मतलब इस इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाली और उसको इस दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। एक इक्वेशन के अंदर से x की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, या एक इक्वेशन के अंदर से y की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। जो आपको कन्वीनियंट लगे, आप x की निकाल सकते हैं, y की निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कौन सी भी इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। मैं फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं सेकंड के अंदर x की वैल्यू पुट कर दूंगा। जिस इक्वेशन में से निकाले उसे दूसरी इक्वेशन के अंदर आपको पुट करनी है। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, x की वैल्यू निकालने का मतलब मैं x को इधर रखूंगा, बाकी सभी चीजों को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो हमारे पास इक्वेशन है पहली 8x + 5y - 9 = 0। सबसे पहले मैं 9 को उधर ले गया = 9, फिर मैं 5y को उधर ले गया माइनस का 5y। अब मैं 8 को उधर ले जाऊंगा, ये इधर मल्टीप्लाई में से उधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स y की टर्म में, ये देखो y के टर्म में। अब इस x की वैल्यू को यहां से निकाली ना फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से, तो हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, जिससे निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो 3 × x की जगह पर 9 - 5y/8 और प्लस 2y - 4 = 0। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट किया, बाकी सेम रखी वो इक्वेशन। देखो 3 x था के x की जगह पर जो वैल्यू आई थी फर्स्ट इक्वेशन से वो मैंने पुट कर दी, प्लस 2y - 4 = 0, बाकी एज इट इज है। अभी देखो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 8 है यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो कंप्लीट इक्वेशन की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। यहां से 8 कैंसिल, 8 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर 16 हो गया और ये हो गया 32। इतना काम हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 3 की 9 से करेंगे अंदर 27 और 3 की 5 से करेंगे तो -15, क्योंकि माइनस का 5 है, और y प्लस 16y और ये 32 को हम उधर ले जाएंगे = 32। -15y प्लस 16y, यानी 16y में से 15y गया, एक y बच गया हमारे पास, यानी प्लस का y। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो इस 27 को उधर ले जाएंगे, 27 इधर आकर माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 32 - 27 5, y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5। y की वैल्यू आने के बाद, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करते जो हमारे पास दी गई थी, वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट थी मान लो, चाहे इसके अंदर पुट कर दो, ये इक्वेशन सेकंड थी, चाहे इसके अंदर पुट कर दो, और चाहे आप तो ये जो x की वैल्यू आई थी ना y के टर्म्स में, इसको इक्वेशन 3 मान लो और इसके अंदर पुट कर दो,
कोई दिक्कत नहीं, आप किसी के अंदर पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर पुट करके दिखा रहा हूँ आपको y की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x क्या होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, y की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ 5, 9 माइनस 5, y की जगह पर 5 पुट कर दिया, बाकी एज चीज है। तो देखना 5 इंटू 5 25, ये क्या हो गया 25, और 9 माइनस 25 माइनस का 16, और अब ये कैंसिल होकर -2। सीधी देखो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। आपने एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं करना, आपको अलग से करना है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। यहीं पर y की जगह पर मैंने पुट कर दिया 5 और वहां से x की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यही करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की निकालते हैं वैल्यू और उसको दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, उसको इसके अंदर पुट कर दिया। इसके अंदर जैसे हमने x की वैल्यू पुट की तो कंप्लीट इक्वेशन y के अंदर हो गई। x तो चला ही गया क्योंकि x y की टर्म में आ गया था, तो y के अंदर हो गई कंप्लीट इक्वेशन। तो उससे हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आ गई 5। अब ये y की वैल्यू 5 आने के बाद आप इसके अंदर पुट कर दो, चाहे इसके अंदर पुट कर दो, चाहे इसके अंदर पुट कर दो, किसी के अंदर पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स -2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमने इन्हीं इक्वेशंस को, सेम इक्वेशंस को हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और सोल्व करते हैं इनको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि क्या सभी टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो हमने पहले ही कर ली थी, सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है। स्टेप 2 के अंदर एक डायग्राम बनता है x y और 1, यहाँ पर लिखते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये आपको पता है। तो b1 है, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 5, ये है b2, c1 है -9 -4 8 3 और अगेन 5 2, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये चीज हमने रख दी यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम अब क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। आगे क्या करते हैं, x डिवाइड इज इक्वल टू y डिवाइड इज इक्वल टू 1 डिवाइड, ऐसे लिखते हैं। इनके डिवाइड में क्या आता है, इनके डिवाइड में x के डिवाइड में जिन दो कॉलम्स के बीच में x है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 की और -4 की मल्टीप्लाई, -20 और माइनस, ये माइनस आपको खुद से लगाना होता है स्टेप के अंदर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 और -9 की मल्टीप्लाई, माइनस का 18 और ये माइनस था, दोनों मिलकर प्लस हो गए, तो प्लस का 18। ठीक है स्टूडेंट्स, y के नीचे इस कॉलम की और इस कॉलम की मल्टीप्लाई, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, -9 और 3 की मल्टीप्लाई, -27, ये माइनस आपको खुद से लगाना है, और 8 और -4 की मल्टीप्लाई, माइनस का 32, दो माइनस हो गए हमारे पास, प्लस हो गया। 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16, ये माइनस आपको लगाना है, और 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15। x और y हमारे पास, x और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से में। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x वाली रेशियो को इस कांस्टेंट रेशियो यानी 1 वाली रेशियो के इक्वल पुट कर देंगे, y वाली रेशियो को हटा देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों के इक्वल पुट कर देंगे, x वाली को छोड़ देंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले x की वैल्यू, x बाई -20 प्लस 18 -2 इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट रेशियो के इक्वल पुट करना है, तो 1 बाई 16 - 15 1, तो इज इक्वल टू 1। इस -2 को उधर ले गए तो x की वैल्यू आ गई -2। कैसे है स्टूडेंट्स x की वैल्यू, x वाली रेशियो यानी x बाई -20 प्लस 18 को मैंने -2 लिख दिया, इसको मैंने कांस्टेंट रेशियो के ऊपर पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार y वाली रेशियो को मैं कांस्टेंट रेशियो के ऊपर पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, -27 प्लस 32 5 इज इक्वल टू 1, 5 को उधर लेके y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू होगी 5। वहां से भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी y की वैल्यू 5 आई थी, x की वैल्यू -2 आई थी। यहां से भी हमारे पास x = -2 y = 5। चाहे आप एलिमिनेशन से कर लो तो भी यही वैल्यू आएंगी, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लो तो भी यही वैल्यू आएंगी, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो वैल्यू सेम आएगी। जो आपको मतलब कन्वीनियंट लगे आपको उस मेथड से सॉल्व करनी है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ किसी इक्वेशन के अंदर भाई इस मेथड से सॉल्व करो तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मेंशन नहीं किया हुआ तो। लेकिन अगर मेंशन करते हैं कि स्पेशली जैसे हमने इसके अंदर मेंशन किया होता है कि इसको एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन से करो, तो हमने उन दोनों से करके दिखाया है, x और y की वैल्यू आ गई। तो इसी प्रकार आपका थर्ड इक्वेशन ये कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज के अंदर फोर्थ क्वेश्चन और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इनको सोल्व करके देखिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।